नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की मैराथन भाग 2 को पढ़ेंगे। मैराथन भाग 1 में हमने चैप्टर वाइज रिवीजन किया था काव्य का अर्थात गद्य का। गद्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और उनके भावार्थ को समझा था। समरी समझी थी और संक्षेप में हर पाठ को हमने वक्त दिया था। अब भाग 2 में हम गद्य को इसी तरह से समझेंगे कि गद्य में कौन कौन से पाठ में कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और किस तरह से उनको लिखा जाना चाहिए। चलिए इससे शुरू करते हैं। हिंदी कोर्स बी अर्थात स्पर्श का पहला पाठ गद्य के लिए है बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब याद रखें कि इस कहानी को लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद जी इस कहानी में बड़े भाई साहब के साथ उनके रिश्तों के बारे में बताते हैं कि वो 5 साल बड़े थे। 5 साल बड़े थे बड़े भाई साहब और दर्जे में 3 साल आगे अर्थात 3 क्लास आगे वो पढ़ते थे। दर्जे का अर्थ होता है क्लास। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है और एमसीक्यू में इनको आ जाता है। लेखक की उम्र 9 साल थी और बड़े भाई साहब 14 साल के थे। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बड़े भाई साहब फेल हो गए और 2 बार फेल हो गए। ठीक है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि बड़े भाई साहब हमेशा पढ़ाई में लगे रहते थे और छोटे भाई का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वो पतंगबाजी करते थे, खेलते थे, मैदान में जाते थे और कनकोया कहते हैं पतंग को, पतंग के पीछे भागते थे। इस तरह वो काफी सारे खेल खेलते थे। प्रश्न है इसमें कथानायक की रुचि। कथानायक कौन होते हैं? जो कथा को कह रहे हैं अर्थात लेखक। उनकी रुचि किन कार्यों में थी? तो उनकी रुचि थी खेल कूद में, मैदानों की सुखद हरियाली देखने में, हवा के हल्के हल्के झोंके उनको पसंद थे, फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की फुर्ती, पतंगबाजी, कागज की तितलियां बनाना, उड़ाना, 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदना, फाटक पर सवारों के आगे पीछे चलना, ऐसे कार्य उनको पसंद है। प्रश्न नंबर 5 महत्वपूर्ण है। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? तो वो दिमाग को आराम देने के लिए कॉपियों की हाशिए पे अर्थात कॉर्नर पे हाशियों पर चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली की चित्र बनाते थे। कभी कभी एक शब्द या वाक्य को अनेक बार लिख देते थे। शेर शायरी की सुंदर सुंदर अक्षरों में नकल करते थे और ऐसी शब्द रचना करते थे जो निरर्थक होती थी। कभी किसी आदमी का चेहरा भी बना देते थे। इस तरह वो अपने दिमाग को आराम देते थे। प्रश्न है पहला प्रश्न, छोटे भाई ने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते हुए क्या सोचा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उन्होंने खेल कूद के लिए कोई समय नहीं दिया था, कोई स्थान नहीं बनाया था, टाइम टेबल बनाया था, मन लगा के पढ़ने का निश्चय करके बनाया था। इसी में दूसरा प्रश्न है पालन क्यों नहीं कर पाए वो अपने समय का? वो इसलिए पालन नहीं कर पाए क्योंकि मैदान की हरियाली, फुटबॉल की उछल कूद, ये जो अज्ञात कारण है वो उनको खींच ले जाती थी, वॉलीबॉल की तेजी उनको खींच ले जाती थी, वो सब भूल जाते थे और वो अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते थे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई अव्वल आता? इसे अपने विचारों में लिखना है। देखिए इसमें हमको बहुत सुंदर तरीके से इसका उत्तर देना है कि अगर बड़े भाई की डांट फटकार छोटे भाई को नहीं मिलती तो वो कभी अव्वल नहीं आ सकता था, क्योंकि वो लगातार उसको सलाह देते थे, नसीहत देते थे, लताड़ देते थे, डांट देते थे और इस वजह से कहीं ना कहीं छोटे भाई को पढ़ना ही पड़ता था। उसका दिमाग तेज था लेकिन फिर भी वो भाई की नियंत्रण की वजह से पढ़ते थे। अगर भाई का नियंत्रण नहीं होता तो वो पूरे दिन खेलते ही रहते। पाठ का जो स्वाद है वो दिमाग में रखेंगे। भावगत विशेषताएं बड़े भाई की भी आ सकती है, छोटे भाई की भी आ सकती है। अनुभव महत्वपूर्ण जो है कि शिक्षा पद्धति पर क्यों व्यंग किया गया, क्या व्यंग किया गया। अगला पाठ है आपका डायरी का एक पन्ना।
तो ये घटनाक्रम है जो कलकत्ता में हो रहा है, जिसे सीताराम केसरिया ने अपनी डायरी में लिखा है। और वो उस दिन पे जो तैयारियां हो रही हैं, किस चीज की तैयारी हुई है? स्वतंत्रता दिवस मनाने की। हिंदुस्तान को वो स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहे थे और बहुत अच्छे से सारे शहर में सजावट हो रही थी, झंडे फहराने का प्रोग्राम चल रहा था और 2000 रुपए का खर्चा भी आया था इन सब चीजों में तैयारी करने में। जो 26 जनवरी 1931 है वो दिन है जब एक साल पूरा हो जाता है। 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार झंडा फहराया गया था और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। आज इस चीज को एक साल हो गया है, ठीक है। तो वो उसको पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि हाँ, हम इस बात को एहसास कराना चाहते हैं सारे आंदोलनकर्ता कि हम स्वतंत्र हैं और हम किसी और की सत्ता स्वीकार नहीं करते हैं, हम अंग्रेजों की सत्ता स्वीकार नहीं करते हैं। तो बड़े बाजारों में झंडे फहराए जा रहे थे, लोगों ने अपने घरों में भी झंडे फहराए। शाम को सभा होने वाली थी, पुलिस ने सुबह से ही उसको घेर रखा था ताकि झंडा ना फहराया जाए। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया, लोगों को मारा या हटा दिया। ये महत्वपूर्ण है। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला गया, बहुत सी लड़कियां थी जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडारोहण किया। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, यह प्रबंध कर चुका था। इस बात को ध्यान रखेंगे, सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। स्त्री समाज भी तैयारी में लगा हुआ था। स्त्रियों ने भी जगह जगह जुलूस निकाले कि 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए, सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। वो जोर जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। मैं महत्वपूर्ण आपको लाइन बता रही हूँ जिनके अंदर से प्रश्न बनते हैं और जो लंबे प्रश्नों में भी लिखे जाएंगे। लाल बाजार में 105 स्त्रियों को पकड़ लिया गया। 9 बजे के बाद उनको छोड़ दिया गया। 160 लोग अस्पतालों में गए, कुछ घरों अपने घर चले गए थे। 200 के करीब घायल थे। पकड़े जाने वाले आदमियों की संख्या का पता नहीं है। लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। बंगाल का नाम या कलकत्ता के नाम पर यह कलंक था। यह सीताराम केसरिया की डायरी के अंश जो कलकत्ता में उन्होंने देखा और महसूस किया, उसका भाग रहे। इसके प्रश्न है महत्वपूर्ण क्यों था फिर, ये भी आपको समझ में आ गया। जुलूस का भार किस पे था, अविनाश बाबू को झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई, ये सभी मैंने आपको महत्वपूर्ण लाइनों में समझाया। प्रश्न है धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया था। तो सुभाष बाबू के नेतृत्व में जुलूस पूरे जोश से आगे बढ़ रहा था और सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया, गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया गया। आंदोलनकारी थे उन पर पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। बहुत से लोग बुरी तरह घायल हो चुके थे। पुलिस की बर्बरता के कारण जुलूस बिखर गया। मोड़ पर 50-60 स्त्रियां धरना देकर बैठ गई थी, उन्हें पकड़कर लाल बाजार भेज दिया गया। इस प्रकार से जो जुलूस है वो टूट गया। अगला पाठ है तंतारा वामेरो कथा। तंतारा वामेरो कथा एक अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिण द्वीप है, लिटिल अंडमान। ठीक है, ये पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर दूर है और लिटिल अंडमान से कार निकोबार 96 किलोमीटर दूर है। तो जो कार निकोबार वासी हैं उनका एक विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक थे। कौन से? अंडमान और निकोबार, जो कि आज 96 किलोमीटर दूर है।
तो उनका एक विश्वास है कि एक लोक कथा भी प्रचलित है जिसे लोग आपस में बताते हैं, सुनाते हैं कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार जुड़े हुए थे। वहां एक सुंदर सा गांव था और बहुत सुंदर एक युवक रहता था, तंतारा। निकोबारी उसको बहुत प्रेम करते थे। तंतारा नेक था, मददगार था, दूसरों की सेवा करता था। वामीरो जो थी वो दूसरे गांव की लड़की थी, उस पर वो आकर्षित हो जाता है, वो उससे प्रेम करने लगता है। तंतारा और वामीरो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं और धीरे धीरे वक्त निकलता जाता है और उनको एहसास होता है, ज्ञात होता है कि उनके यहाँ एक परंपरा है कि वो अपने गांव में ही शादी कर सकते हैं। पर कहते हैं ना, नींद न जाने टूटी खाट, प्रेम न जाने जात को जात। वो कोई धर्म नहीं जानता, प्रेम कोई धर्म नहीं जानता, प्रेम कोई गांव नहीं जानता, प्रेम कोई जगह और मान्यता नहीं जानता। वामीरो की और तंतारा के गांवों की जो भी मान्यता थी उनसे उनके भावनाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो एक दूसरे से प्रेम करते थे लेकिन वो शादी नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने मन को दुखी माना और एक समय जब गांव में पशु पर्व चल रहा था, एक प्रतियोगिता चल रही थी, युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता चल रही थी, तो उस समय वामीरो वहां आती है और उसे देखकर तंतारा भी व्याकुल हो जाता है और वो रोने लगती है। और जब रोती है वामीरो तो तंतारा कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं पागल सा हो जाना, दुखी हो जाना, कुछ समझ नहीं आना कि मैं क्या करूं। और उसी बीच उसकी जो माँ है वामीरो की, वो भी तंतारा को कुछ उल्टा सीधा कहती है, अपमानित करती है, क्रोध से उसके ऊपर चिल्लाती है। वामीरो भी रोई जा रही थी तो तंतारा को गुस्सा आया और जो विवाह की निषेध परंपरा थी उस पे वो इतना ज्यादा गुस्सा हुआ कि वामीरो का दुख उसे और गहरा करता चला गया। उसने अपनी जो तलवार वो अपने कमर में बांध के रखता था लकड़ी की, वो उसने निकाल दी। आज से पहले कभी किसी ने तंतारा को वो तलवार उपयोग करते हुए नहीं देखा था। वो समझते थे गांव वाले कि इसके अंदर एक दिव्य शक्ति है। तंतारा ने वो तलवार निकाली और कुछ विचार करने लगा। क्रोध लगातार बढ़ता जा रहा था। धरती के अंदर उस तलवार को पूरी शक्ति से घोंप दिया, गाड़ दिया और फिर घोंपी हुई धरती में तलवार को ही खींचने लगा। वह पसीने पसीने से नहा गया। लोग घबरा गए, परेशान हो गए, लेकिन वो लगातार उसे खींचता चला गया और उसने धरती के 2 टुकड़े कर दिए। दीप अलग अलग हो गए, खींचता चला गया। लोगों ने ऐसा दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी। वामीरो धरती को जो फटती हुई देखकर चीखती रही, तंतारा तंतारा तंतारा। लेकिन तंतारा दूसरी तरफ था, वामीरो दूसरी तरफ थी, तंतारा दूसरी तरफ थे और दीप के 2 टुकड़े हो गए थे। तरफ लिटिल अंडमान और एक तरफ निकोबार। इस तरह से ये अंडमान और निकोबार अलग अलग हो गए थे। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे थे। तो ये जो प्रेम कथा है ये निकोबारी के घरों में सुनाई जाती है। वो इस बात से विश्वास करते हैं कि पहले ये खंड एक ही था और अब इसके 2 भाग हो गए। तंतारा वामीरो की जो त्याग में ही मृत्यु हुई है कि उसके बाद ना तो तंतारा कहीं किसी को मिला और वामीरो भी पागलों की तरह उसे ढूंढती हुई इधर उधर घंटों बैठी रहती थी और फिर वो खो गई थी। ठीक है, उसका कोई सुराग नहीं मिला था। मैं ये कहानी आपको इसलिए सुना रही हूँ कि इस कहानी के अंदर से बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्नों को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आपको कहानी बिल्कुल स्पष्ट है तो आप प्रश्न का उत्तर खुद से बनाकर दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इसका एक भाग पद की समरी को संक्षिप्त रूप से हम पढ़ा चुके हैं। भाग 1 पर आप जाकर देख सकते हैं। यह भाग 2 बना रहे हैं हम। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं
गांव की क्या रीति थी, आप जानते हैं गांव की रीति थी कि वो एक ही गांव में शादी कर सकते हैं, दूसरे गांव के युवक और युवती एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते थे। क्रोध में तंतारा ने क्या किया, मैंने आपको कहानी में समझा दिया। तंतारा की तलवार के बारे में लोगों का ये मत था कि वो दैवी शक्ति से युक्त है। त्याग में मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया कि विवाह जो निषेध थे वो संपन्न होने लगे। इसमें एक प्रश्न है, रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको कहानी का संक्षिप्त रूप समझाने के बाद ये दिखाना होगा, बताना होगा कि किस तरह से वामिरो और तंतारा सिर्फ रूढ़ियों की वजह से परेशान हुए, दुखी हुए, जुदा हुए और उनका अंत हो गया। उसके साथ साथ एक पूरे द्वीप के दो टुकड़े हो गए। इस तरह से रूढ़ियों के साथ बहने से हमारा जो विकास है, हमारी जो खुशियां हैं वो परेशान दाव पे लग जाती हैं। तो ये जो परंपरा है, रूढ़ियां हैं, ये हमारे लिए है, इंसान के लिए। इंसान इनके हिसाब से ना चले। अच्छी चीजें लगातार फॉलो करनी चाहिए, आगे बढ़ानी चाहिए, लेकिन जहां रूढ़ियां बंधन बन जाती हैं, परेशानी हो जाती है, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। अगला पाठ है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। तो शैलेंद्र जो हैं वो एक संगीतकार हैं। उन्होंने एकमात्र फिल्म बनाई थी तीसरी कसम, राज कपूर को लेकर बनाई थी। राज कपूर उनके मित्र थे, बहुत अच्छे कलाकार थे, उम्दा अदाकारी करते थे। और तीसरी कसम ऐसी फिल्म बनी कि वो फिल्म नहीं, सेल्यूलाइड पर लिखी हुई कविता मालूम होती है। राज कपूर के पास बहुत अच्छी अच्छी फिल्में और बहुत ज्यादा उनकी सुपरहिट फिल्में रही थी, जिसमें संगम था। संगम जैसी उनकी फिल्म हिट हुई थी तो उन्होंने 3 फिल्म एक साथ करने की घोषणा कर दी थी, जिनका नाम था मेरा नाम जोकर, अजंता और मैं और मेरा दोस्त, सत्यम शिवम सुंदरम। शैलेंद्र के दोस्त थे, तो राज कपूर ने उनसे कोई एडवांस नहीं लिया था, सिर्फ मजाक किया था कि मुझे पारिश्रमिक एडवांस देना होगा। ये उनका से पूरा पारिश्रमिक लूंगा, और वो क्या था, 1 रुपया। एमसीक्यू में ये प्रश्न बन सकता है। तीसरी किस्म में जो राज कपूर है, उन्होंने हीरामन का किरदार निभाया था। जो सहभागी थी वो थी वहीदा रहमान, जिन्होंने हीराबाई का किरदार निभाया था। हीराबाई जुबान से ही नहीं, आंखों से बोलती थी, और हीरा राज कपूर जी आंखों से अभिनय करने के लिए प्रसिद्ध थे। शैलेंद्र कहते थे कि हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि इसमें लोक तत्व का अभाव है। त्रासद स्थितियों का चित्रांकन होता है तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। दुख का ऐसा विविध रूप प्रस्तुत होता है कि दर्शकों को भावनात्मक शोषण हो सके। तीसरी कसम की जो महत्वपूर्ण बात यह है कि दुख को भी सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष में प्रस्तुत करती है। शैलेंद्र गीतकार नहीं, कवि हैं। वे सिनेमा की चकाचौंध के बीच में रहते हुए भी ना तो यश के लिए परेशान है और न ये ध्यान रखने वाली बात है कि तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी। कहानी का रेशा रेशा उसकी छोटी छोटी बरकियां फिल्म में पूरी तरह उतर कर आई हैं, और जो हीराबाई और हीरामन जो चरित्र था वो बिल्कुल सच्चा दिखता था, उनका अस्तित्व बिल्कुल साफ दिखता था, कहीं ये नहीं लगता था कि उन्होंने अभिनय किया है। पहला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि तीसरी कसम फिल्म को कौन कौन से पुरस्कारों से नवाजित किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो इसे राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। इसको मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी पुरस्कार मिला है। शैलेंद्र ने, आप जानते हो, एक ही फिल्म बनाई थी, वही उनकी पहली और अंतिम फिल्म थी। और कुछ फिल्मों के नाम जो राज कपूर द्वारा निर्देशित हैं वो मैंने आपको कहानी में बताया, पहली ही लाइनों में है। मेरा नाम जोकर, अजंता में और मेरा दोस्त, सत्यम शिवम सुंदरम, संगम और प्रेम रोग। प्रश्न नंबर 8 है, फिल्म समीक्षक राज कपूर को किस तरह का कलाकार मानते थे।
तो फिल्म समीक्षक राज कपूर को कला मर्मज्ञ और आंखों से बात करने वाला कुशल अभिनेता मानते थे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, शेलैंड के अनुसार कलाकार का कर्तव्य क्या है? तो शेलैंड के अनुसार कलाकार का कर्तव्य है कि वो उपभोक्ता की रुचियों को परिष्कार करने का प्रयत्न करे, यानी देखने वाला जो है उसकी जो रुचि है, उसका जो टेस्ट है, उसको ना बिगाड़े, उसको ना सुधारे, उसको ना सही करे। उसे दर्शकों की रुचियों के आड़ में ना सस्तापन और रुसलापन नहीं थोपना है। अपने अभिनय में शांत गति का प्रभाव और समुद्र की गहराई की छाप छोड़ने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि कोई उल्टी सीधी चीजें पेश ना करे, मोड़ तोड़ के ना करे, साफ स्पष्ट रूप से दर्शकों को वही चीज प्रस्तुत करनी चाहिए जो सच है, वो जो सत्य है। इसी से संबंधित प्रश्न है, फिल्म में प्राकृत स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई क्यों कर दिया जाता है? तो हमने आपको पहले बताया पाठ में कि दर्शकों की भावनात्मक शोषण कर सके, इसीलिए निर्माता इस तरह का कार्य करते हैं। निर्माता निर्देशक हर दृश्य को दर्शकों की रुचि का बहाना बनाकर महिमा मंडित कर देते हैं, यानी ग्लोरीफाई कर देते हैं, ताकि एक पैसा वसूल कर सके और फिल्म अच्छे से बन सके। दोस्तों, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप सैंपल पेपर करने में रुचि रखते हैं? अगर आप सैंपल पेपर करना चाहते हैं तो मैं आपको इसी चैनल पर सैंपल पेपर करा दूंगी। हिंदी के 1, 2, 3, 4 जितने भी आप कहेंगे सैंपल पेपर से रिवीजन करा दूंगी कि बोर्ड की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या मैं सैंपल पेपर आपको करा दूं, जिससे आप पेपर को लिखना और समझना समझ सके, पेपर को अच्छे से समझ जाए और आपको अंदाजा हो जाए कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। और अगला पाठ है आपका, अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। तो ये मेरा फजली का लिखा हुआ कहानी है और इसमें कई सारी चीजें दिखाई गई हैं। इसमें छोटी छोटी कहानियां दी गई हैं, जैसे बाइबल के सोलोमन जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है। वो बादशाह थे, छोटे छोटे पक्षियों का भी ध्यान रखते थे और वो एक बार अपने लश्कर के साथ, लश्कर कहते हैं अपने समूह के साथ, कहीं रास्ते से जा रहे थे तो चींटियों ने घोड़ों की आवाज सुनी और कहा कि अरे जल्दी चलो, कोई आ रहा है, हमको कुछ न दे। तो सुलेमान ने कहा कि खुदा ने सबका रखवाला बनाया है, किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों के लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान आगे मंजिल की ओर बढ़ गए। एक ये कहानी थी। दूसरी महाकवि शेख एयाज की लिखी है कि उनके पिता जब कुएं से नहाकर लौटे तो भोजन करते हुए उन्होंने देखा कि उनके हाथ से चैता रेंग रहा है, चल रहा है, तो वो उसको छोड़ने के लिए कुएं पर वापस गए। उन्होंने एक कहानी बाइबल और दूसरे पवित्र ग्रंथों की लिखी, जिसमें नूह नाम का एक पैगंबर का जिक्र है, जिसका असली नाम लश्कर था। वो हमेशा रोते रहे, जिंदगी भर रोते रहे, क्योंकि उन्होंने एक कुत्ते को दुत्कार दिया था, कहा था कि दूर हो जा गंदे कुत्ते। और इस्लाम में कुत्ते को गंदा समझा जाता है। जब कुत्ते ने उसकी दुत्कार सुनी, यानी जो उसको डांटा दपटा वो सुना, तो उसने कहा, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी मर्जी से इंसान हो। बनाने वाले ने सबको एक ही बनाया है। मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। यानी जो हमारा शरीर है वो मिट्टी से ही बना है और अंत में वो मिट्टी में ही मिल जाएगा। हमको क्या पता कि पहले ये मिट्टी किस चीज की थी और अब किस चीज की हो जाएगी। तो सबके शरीर, चाहे वो कोई भी जीव हो, मिट्टी से ही बना है और वो अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। नूह को जब इस बात को महसूस किया उन्होंने, तो बहुत दुखी हुए। लेखक ने फिर कहानी को दुनिया के वजूद में दिखाया कि किस तरह से परिवार बढ़ते चले गए, बिल्डिंगें बनती चली गई, लोगों ने किस तरह से प्रकृति को और जीव जंतुओं को परेशान करना शुरू कर दिया और अपने बस रास्ते आगे बढ़ाते चले गए। वो कहते हैं कि समंदर को भी बिल्डरों ने
धकेलते रहे, वो समझता रहा और आखिरकार उसको जब गुस्सा आया तो उसने 3 जहाजों को बच्चे की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक कहानी वो बताते हैं कि जब मेरी माँ थी तो क्या क्या हमको सलाह देती थी कि जब सूरज ढल जाए तो आंगन के पेड़ों पे पत्ते मत तोड़ो, क्योंकि पत्ते रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बदुआ देते हैं। दरिया पे जाओ तो सलाम करो, वो खुश होता है। कबूतरों को मत सताओ, हजरत मोहम्मद के अजीज हैं, उनकी मजार के नीले गुब्बद पर घोंसला बनाने की इजाजत उन्होंने दे रखी है। मुर्गे को परेशान मत करो, मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाते हैं। लेखक बताते हैं कि ग्वालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दलान में 2 रोशनदान थे, उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना दिया था। एक बार बिल्ली ने उचक्कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। माँ ने देखा, उसे दुख हुआ, दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, दूसरा अंडा उनके हाथ से टूट गया। तो उन्होंने पूरे दिन माफी मांगी खुदा से और नमाज पढ़ी और रोजा रखा और दुआ मांगती रही। उधर वो बताते हैं कि ग्वालियर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उनमें उनका भी एक फ्लैट है और कबूतर उनके कमरे में आ जाते थे, तो उनकी पत्नी ने वहां जाली लगा दी ताकि वो कमरे में ना आ सके। तो आज दुनिया कितनी बदल गई है। मेरा ख्याल है कि मैंने पाठ को इतना नजदीकी से समझाया है कि शायद अब आपको प्रश्न उत्तर समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर मेरी उस समरी में आ जाएगा जो मैंने अभी समझाई आपको। जैसे जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है, लेखक का घर किस शहर में था। लेखक का घर ग्वालियर में था, बाद में वे मुंबई के वर्सावा में रहने लगे थे। जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा, पहले जनसंख्या कम थी, लोगों के पास अधिक जमीन थी, अब जनसंख्या अधिक है, जमीन कम है, लोगों को अलग अलग रहना है, सबको अपने एक परिवार में नहीं रहना है। लोगों के दिन पहले बड़े हुआ करते थे छोटे घरों में, अब वो लोग रहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि सबको अलग अलग रहना है। कबूतर क्यों फड़फड़ा रहे थे इधर उधर, क्योंकि रोशनदान में 2 अंडे दिए थे, उनमें से एक बिल्ली ने फोड़ दिया, दूसरा माँ के हाथ से फूट गया, तो वो फड़फड़ा रहे थे। ठीक है, नूह के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। पत्ते तोड़ने के लिए मना क्यों कर दी थी, क्या नसीहत थी माँ की, वो सब मैंने आपको बता डाला। प्रश्न 6 है कि डेरा डालने से आप क्या समझते हैं। तो डेरा डालने का आशय है कि अपने रहने की व्यवस्था करना। जिस तरह मनुष्य कहीं भी बाहर जाता है, रहने का ठिकाना बनाता है, पक्षी भी रहने के लिए, अंडा देने के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए डेरा डालते हैं। अर्थात डेरा डालने का अर्थ है रहने की व्यवस्था करना। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, बढ़ती हुई आबादी को पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसे आप अपने शब्दों में अच्छे से बड़ा करके लिख सकते हैं कि बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा। मनुष्य की आवास, भोजन, जरूरतें बढ़ती चली गई हैं, वनों की अंधाधुंध कटाई होती है, लोगों ने घर बना लिए हैं वनों को काट के, नई नई बस्तियां बन गई हैं, पर्यावरण असंतुलन हो गया है। ऐसे में वर्षा, बाढ़, चक्रवात, भूकंप आते रहते हैं, आंधी तूफान आते रहते हैं, नए नए रोग फैलते रहते हैं। आबादी ने पर्यावरण में जहर भर दिया है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 है आपका, मिट्टी से मिट्टी मिले, इसमें क्या कहना चाहता है। तो मैंने ये आपको समझाया कि क्या कहना चाहता है और क्या मनोभाव उस कुत्ते के थे समझाने के लिए नूह को। अगला पाठ है आपका, पतझड़ में टूटी पत्तियां। पतझड़ में टूटी पत्तियों में 2 भाग हैं, एक तो गिन्नी का सोना। गिन्नी के सोने को शुद्ध सोना और गिन्नी के सोने में क्या डिफरेंस है, क्या अलग है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, थोड़ा ज्यादा चमकता है और तो इसका गहना बनवा सकती हैं। ठीक है, शुद्ध सोना आदर्श सोना है, लेकिन उसमें व्यवहारिकता का जो तांबा है अगर उसे मिला देते हैं तो वह प्रैक्टिकल आइडोलिस्ट कहा जाता है। तो प्रैक्टिकल आइडोलिस्ट जो शब्द है उसकी व्याख्या या उसका अर्थ पूछने के लिए आ सकता है,
एमसीक्यू बन सकता है। तो ये क्या है, व्यवहारिकता का थोड़ा तांबा अगर मिला देते हैं शुद्ध सोने में तो वह अच्छा होता है। यानी सिर्फ आदर्शता से काम नहीं चलता, थोड़ी व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। जीवन में आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, उनकी व्यवहारिकता जानबूझकर सूझबूझ से ही आगे बढ़ती है। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है। किसको कहा गया था प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट? चंद लोग गांधी जी को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते थे। ठीक है, तो गांधी जी के स्वभाव, उनकी बात को लिख सकते हैं। अगला भाग है इस पाठ में छेन की देन। इसमें जापान की एक परंपरा को दिखाया जाता है कि जापान में टी सेरेमनी, जिसको चा नो यू कहा जाता है, इसमें लोग बैठकर साथ में चाय पीते हैं और चाय पीने का जो एक ढंग होता है, एक रिवाज होता है, तरीका होता है, उस तरीके से एक शांति महसूस करते हैं। वहां ये जो चलन चला वो इसलिए चला क्योंकि वहां पर जो जीवन है जापान में वो बहुत रफ्तार से है। लोग भागे जा रहे हैं, लगातार अमेरिका से वो प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। तो जो लेखक हैं वो एक 6 मंजिला इमारत पे जाते हैं। वहां पर जो दफ्ती की चार दीवारी होती है उस पे चटाई बिछाकर सुंदर पर्णकुटी होती है, उसमें बेढंग सा एक मिट्टी का बर्तन होता है। जिस तरह से वो सेरेमनी करी जाती है उससे उनको एहसास होता है कि ना कल कुछ था ना कुछ कल होगा, आज है, वही सत्य है जो वर्तमान का क्षण है। लेखक कहते हैं हम मीठी मीठी यादों में उलझे रहते हैं, भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं, या तो हम भूतकाल में होते हैं या भविष्य काल में। उस समय लेखक को महसूस हुआ 10-15 मिनट में जो उलझन थी वो खत्म हो गई और उन्हें एहसास हुआ कि दोनों काल मिथ्या है, ना भूत है ना भविष्य है, जो है अभी वर्तमान का क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस समय उनके दिमाग से भूत भविष्य काल उड़ गए, केवल वर्तमान क्षण रहा, अनंत काल तक वह विस्तृत था। इसी को कहते हैं छेन परंपरा की बड़ी देन, जो कि जापानियों को मिली। ऐसे प्रश्न कराने की जरूरत नहीं है, मैंने पाठ अच्छे से समझाया आपको। शुद्ध सोना, गिरने के सोने में प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट को ध्यान रखना है। इसके साथ ही जो गांधी जी का विचार थे व्यवहारिकता के लिए, उनकी क्या सोच थी उसको ध्यान रखना है। जापानियों के दिमाग को स्पीड का इंजन लगाने की बात क्यों की? क्योंकि वो लगातार तेज रफ्तार से हर चीज करते रहना चाहते हैं, वो बहुत तेज भाग रहे हैं, हर चीज में वो अमेरिका से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ठीक है, चाय पीने की विधि को, चाय पीने की विधि आपको पता है क्या कहा जाता है? चा नो यू। ठीक है, जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान को क्या कहते हैं? जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान की विशेषता क्या है? तो वहां दफ्ती की दीवारें होती हैं, ततामी अर्थात चटाई की जमीन होती है, सुंदर पर्णकुटी होती है। ठीक है, अब प्रश्न है, गांधी जी के नेतृत्व की क्षमता अद्भुत थी, तो वो आदर्शवादिता में व्यवहारिकता को मिला देते थे, आदर्श के स्तर पर चढ़ाते थे, इसलिए उनकी जो नेतृत्व की क्षमता थी वो अद्भुत थी। लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या कारण बताए? तो मानसिक रोग के कारण जो है, लेखक के मित्र ने बताया कि जापान में 80% लोग मनोरोग से पीड़ित हैं, मानसिक रोग से पीड़ित हैं। वहां जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, आदमी चलता नहीं, दौड़ता है, बोलता नहीं, बकता है। वहां लोग अकेले रहते हैं, लगातार बड़बड़ाते हैं, एक महीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में पूरा करने की कोशिश करते हैं। स्पीड बढ़ाने का एक क्षण ऐसा आता है कि दिमाग में तनाव बढ़ जाता है। अगला पाठ और अंतिम पाठ है आपका कारतूस। हबीब तनवीर का लिखा हुआ एक एकांकी है। कारतूस एकांकी के माध्यम से हम एक ऐसे जाबाज सिपाही को देखते हैं जो देश के लिए पूरी तरह से समर्पित है। वह अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनता, वो उनसे लड़ता है, अकेले सेना इकट्ठी करता है, सेना मंगवाना चाहता है अफगान से और खिलाफ होता है अंग्रेजों के, और अंग्रेजी शासन उससे कैसे डरता है। अकेला वह उनके खेमे में आता है, कर्नल से कारतूस मांगता है और अपना परिचय देके चला जाता है। परिचय देता है
कि मैं हूँ वजीर अली। वाजिर अली के भय से अंग्रेज शासक कांपते थे। कर्नल के मार्गदर्शन में सेना की एक टुकड़ी गोरखपुर के जंगल में वजीर अली को पकड़ने के लिए लंबे समय तक डेरा डाली हुई थी। उसकी वीरता से परिचित घबराते थे। तो यही सब वर्णन इस पाठ में किया गया है। कॉलेज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था बता दिया। सिपाही क्यों तंग आ गए, क्योंकि वो उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। प्रश्न है सज्जाद अली कौन था। तो सज्जाद अली आसिफ उद्दौला का भाई था। वह उसका और वजीर अली का दुश्मन था। सज्जाद अली अंग्रेजों का मित्र था। पहले आसिफ उद्दौला का घर में कोई संतान नहीं थी। फिर वजीर अली का जन्म हुआ तो सज्जाद अली ने उसे अपनी मौत माना और वह अंग्रेजों से मिलकर उसके खिलाफ हो गया। कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की। तो सहयोगी के साथ वो अपने साथियों के साथ आजमगढ़ की तरफ चला गया। वहां पे आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। घाघरा से वह कई सालों तक जंगलों में छिपे रहे। प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, कैसे स्पष्ट करेंगे आप। तो इसमें वजीर अली का चरित्र भी आ सकता है, उसका स्वभाव, उसका वर्णन आ सकता है। वह एक जाबाज सिपाही था। अंग्रेजों द्वारा दी गई सभी सुविधाओं को उसने ठुकरा दिया। 3 लाख रुपए वजीफा दिया गया, वह भी उसने ठुकरा दिया। वह कहीं भी छिपा होता था, अंग्रेजों की नाक में दम रखता था। उसने जंगल में खेमा डाला हुआ था। वह स्वयं खतरों से खेलने का शौकीन था। उसने वकील की हत्या कर दी थी और वो भाग गया था, पकड़ा नहीं गया था। कर्नल के कैंप में स्वयं गया, एकांत में जाके कारतूस लिए, 10 कारतूस भी ले लिए और अपना परिचय भी दे दिया। ये कोई साधारण व्यक्ति के कार्य नहीं हो सकते। इन सब चीजों को देखकर हम मान सकते हैं कि वजीर अली एक जाबाज देशभक्त सिपाही था। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आप सैंपल पेपर करना चाहते हैं तो मैं सैंपल पेपर आपको करा देती हूँ। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में और इससे संबंधित पहली वीडियो पार्ट 1 भी जरूर देख लें, जिससे आपका पूर्ण रिवीजन हो जाए। अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।